थे। अब सवाल यह है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो रहा है। उस समय एक और बात, वर्ल्ड वॉर 2 में जिन्होंने भाग नहीं लिया, वो उसके बाद 1945 के बाद वो ही अग्रणी देश बने। हमको लाभ मिला, हम स्वतंत्र हुए। लेकिन अमेरिका जिसने भाग नहीं लिया था, बाद में भाग लिया, वो विश्व में प्रिवेल करने लगा। और चीन जिसने भाग नहीं लिया, वो प्रिवेल करने लगा। भारत जिसने भाग नहीं लिया लेकिन हमारे सैनिक लड़वाए जा रहे थे, हम स्वतंत्र हो गए, तो हमें लाभ हुआ। अब सवाल ये आता है कि अमेरिका इस समय भी प्रत्यक्ष भाग नहीं ले रहा, और अमेरिका एम्यूनिशन वगैरह सब कुछ दे रहा है। रूस इस समय लड़ रहा है और यूक्रेन लड़ रहा है। चीन अभी भी सीधा प्रत्यक्ष भाग नहीं ले रहा। अब भारत स्वतंत्र है, तो सबसे ज्यादा लाभ मुझे लगता है कि जब लड़ेंगे मरेंगे, धन का खर्चा दोनों साइड से हो रहा है, दोनों के एम्यूनिशंस लग रहे हैं, दोनों की शक्तियां समाप्त लग रही हैं, तो कमी तो आएगी ना। टेक्नोलॉजी दोनों की नष्ट हो रही है, टेक्नोलॉजी दोनों की काम कर रही है। अब भारत शांति से देख रहा है और चीन शांति से देख रहा है। इसलिए जो भविष्यवाणी नास्टेरडमस या किसी की हुई, वो कहती थी कि चीन और भारत ही उभर कर आएंगे। तो ये लग रहा है कि इस वर्ल्ड वॉर 3 से भारत को लाभ होगा, और भारत को लाभ होना स्वाभाविक है, शुरू भी हो गया। जैसे यूराल का जो तेल है, ऑयल है, हम उनसे तेल बहुत कम लेते थे। हम रशिया से तेल 2-2.5% लेते थे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उससे कम लेते थे, कुछ लोगों का कहना है कि हम ज्यादा लेते थे। मेरा जो तेल, भारत का जो तेल आता है, वो मोस्टली खाड़ी से आता था। खाड़ी प्रत्यक्ष भाग नहीं ले रहा है युद्ध में, उसने तब भी नहीं लिया था, लेकिन खाड़ी रशिया के साइड में इंक्लाइंड है। तो तेल, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री जितने भी हैं, चाहे वो खाड़ी के देश हों, चाहे वो रशिया खुद भी सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टिंग कंपनी है, ऑयल निकालने वाला कंपनी है, देश है, तो रशिया ने हमको सीधे ऑफर दे दिए, और जो मार्केट प्राइस चल रहा है, उस मार्केट प्राइस से ऐसा कहते हैं कि 25 से 40% बिलो प्राइस में हमको तेल देने के लिए वो एग्री हो गए। और भारत सरकार ने इस बात को एग्री भी कर लिया है। आज पार्लियामेंट में हमारे हरदीप पुरी जी ने ये स्टेटमेंट दे भी दिया। उन्होंने कहा कि हम ये एनालाइज कर रहे हैं कि वो हमें किस कॉस्ट में पड़ेगा और कितना हमको लाभ या हानि होगा। हम रास्ते का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा और जो बाकी के खर्चे आते हैं, उन खर्चों को एनालाइज कर रहे हैं कि हमें खाड़ी से वो कितना सस्ता या महंगा पड़ेगा। अब रशिया पर अमेरिका ने बैन लगा दिया। अमेरिका में बैन का मतलब है अमेरिका के खेमे के जो कंट्री हैं वो भी उसी स्तर पर बैन लगा रहे हैं। उनका उम्मीद थी कि वो भारत भी इसको मानेगा रशिया अमेरिका के दबाव में, लेकिन भारत ने साफ कर दिया। भारत ने स्थिति अपनी क्लियर की। ये मोदी हैं, ये लाभ हानि, भारत फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट का फॉर्मूला अपनाते हैं और पॉलिटिक्स उसी स्तर पर करते हैं। इसलिए भारत ने ये बात क्लियर कर दी कि हम भाई ना इधर हैं ना उधर हैं। ये बात क्वाड की बैठक के दौरान भी हुई थी, इसीलिए रशिया को लेकर भारत ने कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया था। हालांकि एक गड़बड़ी भारत की तरफ से हुई है। वो गड़बड़ी ये हुई है, और वो मुझे लगता है कि जजेस का व्यक्तिगत मत भी होता है, कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ के अंदर, मैंने उस दिन आपको पूरा बताया था कि उसमें मामला लेकर गया है यूक्रेन। उसमें 15 में से 13 जजेस ने युद्ध रोकने के लिए रिकमेंडेशन की है। हालांकि उनका मैं बता दूं फिर से कि ICJ का जो भी डिसीजन होता है वो बाइंडिंग उन पर बिल्कुल नहीं होता है जो सिक्योरिटी काउंसिल में, चूंकि रशिया पहले से वहां पर परमानेंट मेंबर है, इसलिए इंप्लीमेंट कौन करेगा? इंप्लीमेंट तो सिक्योरिटी काउंसिल को ही करना है, और सिक्योरिटी काउंसिल इस आदेश को लेकर करेगी का जब वीटो का इस्तेमाल रशिया कर देगा। इसलिए इसका होना कुछ नहीं। हाँ, मानसिक दबाव बनाने की बात है। और दूसरा जो खेल लंबा हो सकता है वो है रशिया को किसी तरह से इस पूरे सिस्टम से बाहर करना। तो फिर मैंने कहा सिस्टम से बाहर होगा तो कुछ नया होगा, और यूएनओ टूटकर फिर कुछ नया बनेगा। लेकिन ये जो 15 जजेस की बेंच बैठी, उसमें भारत के दलवीर भंडारी जी भी हैं। और आपको ये बता दूं कि वो व्यक्तिगत रूप से वहां नहीं जाते, भारत का नॉमिनेशन होता है। उनका पहला नॉमिनेशन, उनका पहला अपॉइंटमेंट 2018 में समाप्त हो गया था, और 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार ने ही उनको भारत का रिप्रेजेंटेटिव बनाया था, यानी कि भारत की तरफ से खड़ा किया था, और तभी वो दोबारा जज अपॉइंट हुए थे। यानी कि दलवीर भंडारी का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। दलवीर भंडारी भारत की तरफ से नॉमिनेटेड मेंबर होने के नाते वहां पर भारत वोटिंग करवाता है और अपॉइंटमेंट करवाता है। लेकिन दलवीर भंडारी ने रशिया के अगेंस्ट में वोट कर दिया।
केवल इसमें 13-2 से वोट हुआ। 2 वोट जो अगेंस्ट में गए इस केस के, वो रशिया और चाइना था। भारत को एब्सटेन रहना चाहिए था। अभी तक सब जगह भारत एब्सटेन रहा। मुझे लगता है यहाँ पर भी दलवीर भंडारी को भाग लेने की बजाय एब्सटेन रहना चाहिए था, लेकिन तुरंत युद्ध समाप्त करना, रशिया के खिलाफ रेजोल्यूशन टाइप का पास करना, इसमें दलवीर भंडारी ने अमेरिका का साथ दिया। ये एक गड़बड़ हुई है। हम गुटनिरपेक्ष देश हैं और आप वहाँ जज नहीं हैं, आप वहाँ पर भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये भारत के सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं बैठे हैं कि आप कहें जुडिशरी आर इंडिपेंडेंट। वहाँ जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसको आर्बिट्रेशन कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कहते हैं। आर्बिट्रेशन इसलिए क्योंकि वहाँ के ऑर्डर को कोई बाइंडिंग नेचर नहीं होता, वो किसी देश की जुडिशरी नहीं है, और जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, आपके पास फोर्स हो, आपके पास ये वो हो, और कुछ भी आप करते घूमें। इसलिए यहाँ पर दलवीर भंडारी को मुझे लगता है कि गलत, या भारत ने, हो सकता है कि भारत की तरफ से उनको कुछ अफर्मेटिव साइन मिले हों, लेकिन मुझे नहीं लगता। भारत अभी तक सब जगह से एब्सटेन रहा, इसलिए भारत को यहाँ पर भी एब्सटेन रहना चाहिए था। भारत एब्सटेन नहीं रहा। कोई इंटरनेशनल लॉ ऐसा हो कि रहना कंपलसरी है तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन भारत उसमें एब्सटेन, भारत अपने आप को अलग कर सकता था। इसके अतिरिक्त भारत रशिया की तरफ इंक्लाइंड जरूर दिखता है। अब रशिया को इस समय मदद की आवश्यकता है। 22 दिन, 20 दिन, 21 दिन जो भी युद्ध के हो चुके हैं, और ये तो ठीक बात है कि 1500 अरब रुपए का रोज का युद्ध है। रशिया की अपनी स्थिति भी है, और अमेरिका वगैरह चूंकि यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं, और उनका मानना यही है कि यूक्रेन लड़ता रहे तो रशिया की शक्ति डिफ्यूज हो जाएगी, और रशिया की शक्ति डिफ्यूज होगी तो हम फिर रशिया पर चढ़ाई करेंगे, ऐसा उनका मानना रहा होगा। लेकिन ये भी न्यूज़ें आई, हमने सुना कि रशिया ने चाइना से मदद मांगी है कि भाई हमारी कुछ मदद की जाए, कुछ हथियार भेजे जाएं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा किया होगा, लेकिन भारत के कम्युनिस्टों ने, भारत के लोगों ने, भारत के जो इस तरह के न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने खूब छापा। लेकिन भारत तो गुटनिरपेक्ष है, इसलिए मदद तो ना अमेरिका की कर सकता है ना उनकी कर सकता है। सैंक्शन लगे हुए हैं अमेरिका की तरफ। भारत ने ये तय किया कि हम ऑयल उनका खरीदेंगे। मदद क्या मतलब, उनका तो ऑयल वो बेच ही रहे हैं, और उधर तो बैन लगे हुए हैं, उधर तो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं उनके ऑयल के एक्सपोर्ट पर। लेकिन उनके ऑयल के एक्सपोर्ट पर यूएनओ ने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, वो अमेरिका ने लगाया। तो अमेरिका का जो पिछलग्गू होगा वो अमेरिका के साथ चलेगा, लेकिन भारत तो ऐसा नहीं है। इसलिए भारत ने तय किया कि हम तो साहब आपका तेल खरीद सकते हैं। अब उन्होंने भी 25 से 40% बिलो प्राइस पर हमको देने का ऑफर दे दिया। तो फिर भैया हमें क्या समस्या है? उनको धन चाहिए, हमें ऑयल चाहिए, और इस विश्व परिदेश, विश्व युद्ध की वजह से ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, हमारे ऊपर लोड बढ़ रहा है। हमारी सिंपल पॉलिसी है, अगर रशिया से रोकना चाहता है अमेरिका, तो भैया हमें उससे, जो रशिया जिस रेट में दे रहा है उससे सस्ता हमको खाड़ी से दिलवा दे, उससे सस्ता हमें अमेरिका दे दे, हमारे यहाँ पहुंचवा दे, हमें कोई समस्या नहीं। हमारे रशिया के साथ जो ऑयल है उसकी समस्या हमारे पास ये है कि हमारे पास सीधा रूट नहीं है। लेकिन जो बेल्ट इनिशिएटिव, जो इनिशिएटिव हमने किया है नॉर्थ साउथ बेल्ट का, कॉरिडोर का, उस कॉरिडोर में गोवा और जो हमारे मुंबई के बंदरगाह हैं, गुजरात के बंदरगाह हैं, वहां से रास्ता सीधा ईरान जाएगा। ईरान का एक पोर्ट हम ऑलरेडी डेवलप कर रहे हैं या कर लिया है, और हैंडओवर भी हमारे पास। वहां ईरान से वो अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा टच करते हुए अजरबैजान और आर्मेनिया, इनसे टच करता हुआ रशिया में घुसता है। हमें वो रूट एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो रूट ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, उसका 90% काम भी हो चुका है। अब हमें सिर्फ यही एनालाइज करना है कि उनके 25 से 40% तक हमें क्रूड ऑयल में मदद करने या रेट कम करने के बावजूद कहीं हमें खाड़ी से महंगा तो नहीं पड़ेगा। सवाल वहां पर आएगा कि जो ईरान का पोर्ट है, ईरान के पोर्ट से यूराल से ईरान तक का कॉस्ट हमें देखना है। बाकी तो हम ऑयल ऑलरेडी ले ही रहे थे, पाइपलाइन हमारी पड़ी हुई हैं, या फिर हम टैंकर से ले रहे थे, वो रास्ता तो हमारा ऑलरेडी है जो खाड़ी से आता है। तो ईरान से हमें रास्ता डेवलप करना, और ईरान से तेल हम ऑलरेडी ले ही रहे हैं, कुछ ना कुछ परचेज करते ही हैं। तो फिर रशिया से ईरान तक का जो माजरा है वो कितना महंगा और सस्ता पड़ता है, उस पर एनालिसिस भारत सरकार कर रही है। लेकिन हम उनका ऑयल लेने को तैयार है। अमेरिका ने इस पर स्टेटमेंट भी दिया, और अमेरिका के व्हाइट हाउस के प्रतिनिधि ने यह कहा भी कि भाई हमारे रेस्ट्रिक्शंस में तो भारत नहीं पड़ता, क्योंकि भारत हमारा अलायंस नहीं है,
हम अमेरिका के अलायंस नहीं, हम तो गुटनिरपेक्ष है, ना हम रशिया के अलायंस हैं ना ही अमेरिका के अलायंस है, इसलिए हम उनके साथ तो नहीं खड़े होते। लेकिन उनके रिस्ट्रिक्शन की वजह से क्या हम दबाव में हैं? हम दबाव में होते भी नहीं है। हमने S-400 की बात आई थी, हमने परचेज किया। ईरान के ऑयल की बात आई थी, हमने परचेज किया। ईरान के फेवर में हमने वोट भी किया, ईरान का पोर्ट भी हमने डेवलप किया। ये सब पर अमेरिकन बैन था, फिर भी हमने किया। और अमेरिका को ये मालूम है कि यहाँ नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, ये दबाव में आने वाले नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की सबसे खास बात यह है कि ये इंडिया फर्स्ट को ध्यान में रखते हैं और किसी के प्रेशर में आते नहीं। और हमने ये भी सिद्ध कर दिया है कि मार्केट संसार की हमारे पास है। अगर रशिया, इंडिया और चाइना मार्केट अपनी रिस्ट्रिक्ट कर लेगा टेक्नोलॉजी के मामले में, हम तीनों ही बड़े स्ट्रांग होते जा रहे हैं। हमारी समस्या चाइना है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पूरे बाकी विश्व का क्या होगा? वो बाकी विश्व तो बड़े संकट में आ जाएगा। और हम अगर रशिया के साथ सीधा टेक्नोलॉजी का व्यापार करने लगते हैं, हथियारों का व्यापार करने लगते हैं, उनके ऑयल का व्यापार हमारे यहाँ शुरू हो जाता है, तो हमें भी अमेरिका और उनकी जरूरत नहीं है, हमें उनके लिए मार्केट खोलने की जरूरत नहीं। और नरेंद्र मोदी जी तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी ला चुके हैं, प्रोडक्शन भारत में चालू हो चुका है, और ये प्रोडक्शन साल 2 साल में हमें आत्मनिर्भरता की तरफ ले जा रहा है। डिफेंस इक्विपमेंट पर भी प्रोडक्शन चालू हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी चालू हो गया है, इलेक्ट्रिकल्स पर भी चालू हो गया है, और कंप्यूटर साइंस पर जो भी है वो हमने जापान से लेकर आए हों या नॉर्थ कोरिया से लेकर आए हों या हम इस तरह के किसी और कंट्री से लेकर आए, कुल मिलाकर भारत में प्रोडक्शन चालू हो चुका है। और वो प्रोडक्शन अब फुल विंग में 2-3 साल में आ ही जाएगा। तो फिर अब हमें आवश्यकता किसकी है? अब हमें आवश्यकता ऑयल की है, और ऑयल अगर रशिया हमारा पूरा कर दे कम रेट पर, तो फिर हमें अमेरिका की कोई विशेष आवश्यकता नहीं। अब अमेरिका को हमारी आवश्यकता है, इसलिए इन वैनों पर जो वैन अमेरिका ने लगा रखे हैं, उन वैनों पर उन्होंने साफ कह दिया कि ये भारत पर लागू नहीं होते, और इन रिस्ट्रिक्शंस का भारत अपने हिसाब से जो डील कर रहा है उससे भारत पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन उन्होंने साथ में कहा कि ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इतिहास लिखा जा रहा है और भारत भविष्य में किसके साथ खड़ा है और किसके पक्ष में है, ये बात भी नोट करने वाली होगी। ये भी भविष्य में हमको बताएगी कि वाकई में ये किसके पक्ष में खड़ा हो रहा है। यानी कि उन्होंने इनडायरेक्ट वे में धमकी दी, लेकिन हरदीप पुरी जी ने जो स्टेटमेंट दिया उसका मतलब साफ होता है कि हमने उनकी कोई धमकी मानी ही नहीं और हम उनकी धमकी को स्वीकार करने को तैयार नहीं। पोजीशन ये है कि इस पूरी कवायद का, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 2, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था, भारत में स्वायत्तता आना शुरू हो गया था, भारत में सेल्फ गवर्नमेंट बनाने के लिए वो राजी हो गए थे। वर्ल्ड वॉर 2 में हम स्वतंत्र हुए, और ये वर्ल्ड वॉर 3 जो चल रहा है, ये जितना ऊपर जाएगा उतना लाभ भारत को होने वाला है। और आज भारत में सरकार भी ऐसी है जो इंडिया फर्स्ट के फॉर्मूले पर चलने वाली है, और भारत को लाभ देने से कहीं चूकेगी नहीं। अगर ये युद्ध और बड़ा होता है तो फिर ये मानकर चलिए कि चीन भी उभर कर आएगा और भारत भी उभर कर आएगा। और चीन ने अगर रशिया का साथ दिया या चीन कहीं युद्ध में पार्टिसिपेट कर गया तो फिर चीन का भी बहुत बुरा हाल हो सकता है। एटलीस्ट जीते या हारें, नुकसान तो हो गई, और भारत तटस्थ रहने वाला है, हम सबसे लाभ लेने वाले हैं। यही रास्ता विश्व गुरु की तरफ हमको ले जाता है, यही रास्ता हमको विश्व में प्रिवेल करने के लिए ले जाता है। इसलिए लाभ मिलना युद्ध का हमको शुरू हुआ है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।